नमस्कार साथियों। हर सप्ताह की तरह आज के कार्यक्रम में उपस्थित एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का हम दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, मेरा नाम सुनील खैरनार है और मैं इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स संस्थाओं का चेयरमैन हूं। तो साथियों, आइए अब इस कार्यक्रम को अपने दूसरे महत्वपूर्ण भाग जिसे हम एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान कहते हैं, उसकी ओर चलते हैं। इस भाग में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री अनवर शेख जी से। वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। शेख साहब भोसे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसमें 1325 सदस्य हैं, मतलब बड़ी एफपीओ है। उनकी अपनी राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त एक सॉइल टेस्टिंग लैब भी चलती है। डेयरी में भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी काम करते हैं, आटा मिल भी है। तो काफी डाइवर्स रेवेन्यू सोर्स बनाया है इस एफपीओ ने, जो अपने आप में एक मॉडल है बाकी एफपीओज के लिए। इनका टर्नओवर भी अच्छा खासा 10 करोड़ प्लस है, जो मैं समझता हूँ। मैं श्री अनवर शेख जी को निवेदन करता हूँ वो आए और इस वेबिनार में सभी सदस्यों को अपने एफपीसी के कार्यक्रमों में बताए। और अगर वो रुक सकते हैं तो इसके बाद के जो स्पीकर हैं विजय सरदाना साहब, उनसे आपका एक इंटरेक्शन हम करा सकते हैं। शेख साहब प्लीज आप संबोधन शुरू करें। नमस्कार सर जी। अब आज के वेबिनार में जुड़े हुए संजीव कुमार चड्डा जी, राजकुमार मिश्रा जी, विजय सरदाना जी, खैरनार जी, पूरा नाफेड और फीफा का टीम, उपस्थित वेबिनार से जुड़े हुए सब किसान भाई, एफपीओ के संचालक और न्यू उद्योजक, मैं थोड़ी सी मेरी पहचान पहले करा देता हूँ। मैं अनवर बाबूलाल शेख, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, जिला महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, स्टेट महाराष्ट्र से हूँ। और भोसे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये जो हमारा कंपनी है ये 2015 में इस्टेब्लिशमेंट हो गया। उसके पहले हमने एक्चुअली इस काम की शुरुआत 2013 में हो गई। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने किसानों ने इस्टेब्लिश किया था 2013 में, और उसका हमने काम चालू किया है। हमारे यहाँ पे जिधर से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे काफी अंगूर की खेती होती है, गन्ने की भी खेती होती है। तो उसके लिए हमने पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हम लोगों ने, और 2013 से काम चालू किया। लेकिन 2015 आया तब गवर्नमेंट ने एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए चालू की थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बैंक से है या बैंक लोन से है या जो भी कुछ है। तो हर कोई किसान संगठन को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जिसपे वो अच्छी तरह से काम कर सके और वहां पे वो संगठन को अच्छा रिस्पेक्ट भी मिले। तो हमारे उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक और आत्मा और कृषि विभाग के इनके इससे एफपीसी का प्रोग्राम आया हुआ था 2015 में। तो हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने भी हमको अप्रोच किया, और इसमें हमारा 2015 में भोसे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो गई। हमने शुरुआत की थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो हम 50 किसान इकट्ठा आए थे। और मुझे आज खुशी है कि आज लगभग हम 1500 पार कर चुके हैं वो एफपीसी के माध्यम से। और शुरुआती दौर में हमने एफपीसी की स्थापना की थी हमारे क्रॉप का प्रोसेसिंग करने के लिए। मार्केटिंग के बारे में तो हम लोग उस समय सोच नहीं पाते थे कि इसको कुछ हम कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता गया, कि जैसे कि हम स्टार्ट में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे जैसे कि हमें उसको बेदाना बोलते हैं, कोई किशमिश बोलता है, कोई मनुका बोलता है, जो अंगूर का ड्राई फ्रूट्स के लिए बेचे जाते हैं, उसके प्रोसेसिंग के लिए हमने 2013 में इकट्ठा हो गए थे। और 2015 तक हमने उसमें पूरा मैकेनिज्म किया, जैसे कि उसके में बहुत सारा लेबर लगता था पहले। वो बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे किसानों के लिए। पूरा मशीन में कन्वर्ट कर दिया, उसका क्लीनिंग, ग्रेडिंग, नेटिंग, पैकिंग। तो लगभग हमारे कंपनी ने उसमें 1 करोड़ रुपए का किसानों ने सब मिलके यूनिट खड़ा किया, और उसका हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। आज भी वो प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी खासी ताकत से चलता है। और
फिर हमको समझ में आया कि जब हम ये कर रहे हैं तो हम इसके मार्केटिंग के लिए भी जा सकते हैं। और थोड़ा सा अंगूर का जो वैल्यू है जरा हाई वैल्यू होता है और उसकी काफी कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जब हमारे से निकलता है तो मार्केट में चले जाने तक उसकी कीमत 300 ₹350 पर किलो तक के आगे बढ़ जाती है। तो फिर और जब भी ये यूनिट हम चलाते थे तो 4 महीने के बाद में हमको समझ में आता था कि इसको 8 महीने वैसा ही रखना है। तो 8 महीने जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता था तो यही परेशानी सामने आती थी कि अब हम ये 8 महीने भी करेंगे क्या। तो फिर जैसे कि ये सीजनल क्रॉप चलती है तो इसमें से एक दिक्कत समझ में आई कि कंपनी को अगर हमको एक फार्मर प्रोड्यूसर को कंपनी चलानी है तो हमको उसको पूरे साल भर चलाना पड़ेगा। इसको हम 4 महीने चलाएंगे तो इसमें से हम टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। तो फिर हमने जो एफपीसी की स्थापना हो गई तो हमने गवर्नमेंट से जो स्कीम थी उसके में हमने उनको क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट और हमने उनको एक आटा प्लांट की डिमांड की कि हमको ये यूनिट चाहिए। तो उस स्कीम में से उन्होंने हमको ये आटा प्लांट और क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट दिया, जिसके में अभी गेहूं का, जैसा कि गेहूं है, ज्वारी है, हरभरा है, चना है, जो भी हम उसके में उसका प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन हमने आटा प्लांट इसके लिए मांगा था कि जो 8 महीने या साल भर हमारा काम चलना चाहिए पूरा, तो हमने इसके लिए आटा प्लांट मांगा। तो अभी हम फिलहाल आटा प्लांट में हम काम क्या करते हैं, तो जबकि हमारे यहाँ पे अभी यहाँ से मार्च से हमारे यहाँ पे गेहूं का हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा, तो हम उसको किसानों को उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग करके उसके बैगेजिंग करके देते हैं और वो भी हम सेल आउट करते हैं। और जो किसानों से एक्स्ट्रा गेहूं आता है तो उसको हम एमएसपी पे हम उसको खरीद रहे हैं, हमारा एफपीसी खरीद रहा है, हमको गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मार्केटिंग का लाइसेंस भी दिया हुआ है। तो और हम वो गेहूं को क्लीनिंग ग्रेडिंग करके उसको जूट बैग में हम उसका पैकिंग करते हैं और हमारे नजदीक ही एक वेयर हाउस है जिसको हम स्टेट को वखार महामंडल का जो गोडाउन बोलते हैं, वहां पे हम उसको स्टोर करते हैं। और उस पे हम फिलहाल यानी पिछले साल हमने काम किया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में काम किया था, क्योंकि हमको जब पहले साल हम काम किए तो हमको समझ नहीं थी इतनी कि ये सब सुविधा एफपीसी के लिए उपलब्ध है, प्लेज लोन उपलब्ध है या गोडाउन उपलब्ध है। तो ये जैसे कि हम स्टार्ट करने के बाद हमको समझ में आई ये चीज है। तो हमने क्या किया कि इस चीज में हमने पहले आटा प्लांट थ्रू हमने 25 और 50 किलो का बैगेजिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब हमने सर्वे किया, जैसे कि हमारे एफपीसी से पूना 180 किलोमीटर पे है, मुंबई जैसा जगह है 350 किलोमीटर पे है। तो हमने क्या किया कि 25 और 50 किलो में इसका बैगेजिंग बनवाया, भोसे एग्रो के नाम से उसके सब लाइसेंस, फसाई के लाइसेंस है, सब है, हमने सब निकाले और हमने ये 25 और 50 किलो को टारगेट किया, क्योंकि वहां पे हमने सर्वे में ये निकाला था कि 5 किलो 10 किलो में बहुत बड़े ब्रांड बड़े बड़े खड़े हुए हैं मार्केट में, हम इनके साथ में जाके एकदम कॉम्पीट नहीं कर सकते, हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमने स्टार्ट में हमने जो हमारा पूरा प्लांट का कैपेसिटी 200 टन प्रति मंथ का है और हमने इसके लिए उसमें का 25 और 50 का मार्केटिंग चालू कर दिया। और ये मार्केटिंग के लिए भी हमने क्या किया कि हमको समझ में आया कि जैसा कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो वो बहुत सारा स्टाफ इकट्ठा करते हैं, बड़ी जगह पे जाके वो ऑफिसेस लेते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो एक एफपीसी को लिमिटेशन होती है ये मार्केटिंग और ये पहले शुरुआती एक्सपेंसेस करने में। तो हमारे जो किसानों के हमारे डिस्ट्रिक्ट में के जो बच्चे पुणे और मुंबई में पहुंचे थे, जो कुछ तो काम कर रहे हैं वहां पे, नौकरी कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजों में वो वहां पे अभी कोई कॉल सेंटर में है, कोई आईटी सेक्टर में, कोई कुछ काम कर रहे हैं। तो ये बच्चों से हमने अप्रोच करना चालू किया कि भाई देखिए कि ये किसान संगठन है और इसका मार्केटिंग करना है, तो हमको कुछ तो ये स्टार्ट के पीरियड में हम तो इतना नहीं खर्चा कर पाएंगे। वो बच्चों को भी कुछ उसके बारे में मार्केटिंग का उनकी भी रुचि थी, तो ये बच्चों को हमने जोड़ लिया। ये उनका जॉब और छुट्टियां देख के ये बच्चे हमारे साथ में जुड़ गए। हमने कुछ कमीशन बेसिस पे हमने उनको मार्केटिंग के लिए दिया और मुझे खुशी है आपको सर बताने में कि आज लगभग 5 से 10 लोग जो बच्चे हैं कि जो पुणे और मुंबई में उनका काम देखते हुए कमीशन बेसिस पे हमारे लिए मार्केटिंग करते हैं। तो फिर उन्होंने फिर कुछ कंपनियों की लिस्ट निकाली, वो लिस्ट निकाल के उन्होंने कंपनियों को विजिट चालू कर दी, वहां पे हमने हमारे सैंपलिंग कर दिए, सैंपलिंग करके वहां पे फूड कमेटी होती है उनके सामने हमने मीटिंग्स लगवाए। हमने वो कंपनियों में ये चीज समझा के बताई कि भाई कि बड़े बड़े सेक्टर में कॉर्पोरेट तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक किसान संगठन डायरेक्ट उत्पादन से लेके मार्केटिंग तक आता है तो आपको एक तो अच्छी प्राइस भी हम दे सकते हैं और दूसरी अच्छी क्वालिटी भी दे सकते हैं। और जब ये फूड
फूड कमेटी में ये फूड कमेटी में जब बात हमने रखी, तो बहुत सारी कंपनियों में प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्लांट का इंस्पेक्शन होता है, उनके नॉर्म्स होते हैं, उसके में हमको पूरा खरा उतरना पड़ता है, तभी हमारा आटा लेते हैं। और फिर मुझको खुशी है सर बताने के लिए कि आज हमारे पुणे की कोको कोला, किर्लोस्कर, लुपिन, जो अपना जो वैक्सीनेशन के लिए जब जिनका भी सब पूरे दुनिया में नाम लिया जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके साथ में हम पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। और ये बच्चों ने जो मार्केटिंग किया, तो एक सर्टन लेवल तक हमारा जो एक शिव था कि जो 100 टन, तो 70-80 टन तक हमने ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इंडस्ट्री में काम करने वाले थे, उनको धीरे धीरे हम जुड़ते गए और वो मार्केटिंग खड़ा हो गया। तो फिर उधर रुकने के बाद में हमने ये भोसे एग्रो का जो आटा है, उसका एक हेल्थ ग्राम के नाम से हमने 5 किलो और 10 किलो का पाउच डिजाइन किया, क्योंकि जब कोविड का सिचुएशन आया तो उस समय समझ में आया कि हमारा सिर्फ किर्लोस अपना सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट में ही आटा जाता था, क्योंकि बाकी के जगह तो लॉकडाउन की वजह से रुकना पड़ा। तो वो समय में समझ में आया कि हम लोगों को और 5 किलो 10 किलो में जाना पड़ेगा। तो ये पीसी सस्टेन कर चुका था वो प्लांट में कि अभी वो प्लांट अच्छे से हम उसके पर हम अच्छी तरीके से काम कर पा रहे थे, अर्निंग भी अच्छी हो रही थी। तो हम लोग फिर 5 किलो और 10 किलो में हमने फिर आटा का पाउच डिजाइन किया, उसको ट्रेडमार्क किया और हमने हेल्थ ग्राम के नाम से उसको पुणे में और मुंबई में इंट्रोड्यूस किया है। और वो भी अभी उसका हमने हमारा ऑफिस भी खुद का पुणे में चालू किया है। और अभी वहां पे हम कुछ कमीशन बेसिस पे और मार्केटिंग के लिए, जैसे कि हम सोसाइटीज में जाते हैं, सोसाइटीज की लिस्ट निकालते हैं, एरिया डिफाइन करते हैं, हम हर फ्लैट में वहां पे जाके वहां पे स्टॉल लगती है वो सोसाइटीज में, वहां पे हम उनको आधा किलो का सैंपलिंग देते हैं। और उसके जब वो जुड़ते हैं तो हम हमारा डिलीवरी सर्विस हमने कुछ कुरियर पार्टनर्स हमने ढूंढे हैं पुणे में, मुंबई में, कि जो हमारी डिलीवरी दे और वो भी हमारा आटा वो लोगों तक पहुंचे। तो लगभग हमने अभी उसके मार्केटिंग के लिए पूरे जोर लगाया है और आशा करते हैं कि पूरे 1 साल में हम और 100 टन 5 किलो और 10 किलो में हम सोसाइटी में सप्लाई देंगे, होटल्स में सप्लाई देंगे, कैंटीन में सप्लाई देंगे। तो आटे में लगभग हम लोग अभी फिलहाल ये काम कर रहे हैं। उसके बाद में भोसे एफपीसी जो है, ये भोसे भोसे हमारे गांव का नाम है, इसके वजह से हमने भोसे जो जिस हम गांव से बिलोंग करते हैं उसका नाम भोसे है, इसके वजह से हमने उसका भोसे एग्रो नाम रखा हुआ है। और फिर उसके बाद में हमने सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हम करते हैं। थोड़ा सा हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हेवी टेम्परेचर होता है, एक बार अप्रैल में चला जाता है तो हम 44-45 चले जाते हैं। तो हमको उस पीरियड में हमको थोड़ा सा गन्ने के सिवाय दूसरी क्रॉप ठीक ठाक वहां पे हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो हम बाकी का जो सीजन होता है उसके में हम स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और जो कंपनियां होती है हम उनसे जाते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे सीड्स प्रोवाइड करके लेते हैं। वो कंपनियों के कुछ एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़ते हैं, हम हमारे सदस्यों को वो सीड्स प्रोवाइड करके देते हैं, एक फिक्स रेट पे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट फाइन ये करते हैं। और फिर वो कंपनी और अपने हमारा किसान संगठन जो है दोनों साथ में काम करते हैं और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम सप्लाई कंटिन्यूस 3 रोटेशन रखते हैं, कोशिश करते हैं और 3 रोटेशन में हम उनको वो देते हैं। उसके बाद में सर हमारा हमने कुछ दिनों के बाद में हमने जॉइंट ग्रुप लाइबिलिटीज, जैसा कि हमारा कंपनी है, एक एनजीओ है, नाबार्ड है और विदर्भ ग्रामीण कोकण बैंक है जो हमारा लोकल का रूरल बैंक है, उसके साथ में हमने हमारे किसानों को जीएलजी के माध्यम से हमने कैटल के लिए हमने प्रोग्राम बनवाया और वो कैटल के प्रोग्राम में हमने 250 किसानों को हमने जो हमारा जो होस्टन जर्सी जो आता है या लोकल का ब्रीड आता है उनको हमने कैटल प्रोवाइड करके दिए। और उसके में से हमने जो कुछ मिल्क होता है वो मिल्क रॉ मिल्क हम लेते हैं, उसको चिल करते हैं और हम उसको हमारे लोकल जो डेयरी है सप्लाई है इसके लिए करते हैं। अभी तो फिलहाल अभी कुछ उसके में प्रोसेसिंग के बारे में नहीं सोचा है। जब हम ये 100 टन और रिटेल सेक्टर में जब आटे का हम पूरा करेंगे तो उसके बाद में हम उसके भी प्रोसेसिंग के लिए हम जाने की सोच रहे हैं। और देखिए सर उसके बाद में हमारा सॉइल टेस्टिंग, जैसे आपने बताया सॉइल टेस्टिंग का भी लैब भी है,
जैसे कि अपने प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड का जो स्कीम आया था, वो टाइम को लोकल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने हमारे हमसे अप्रोच किया, और कुछ सॉइल सैंपल्स थे। जो इतना सारा हमारा सब किसान संगठन है, आजू बाजू के 6 गांव हमारे से जुड़े हैं, तो वो भी हमने काम कर लिया है। वो भी हमारे किसानों के मेंबर के बच्चे जो है वो 6-7 लोग लैब ऑपरेट कर रहे हैं। अभी उसके लिए हम लोग वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर के लिए जा रहे हैं, जो हमारे खुद के खेती के लिए भी लगता है और आजू बाजू को गाँव को भी दे सकेंगे। ऐसे हम कुछ बायो फर्टिलाइजर्स भी वहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, करने की ये रखते हैं। और सर कैसा है कि देखिए, जो मैं लगभग 2013 से मैं 20 तक देख रहा हूँ कि मार्केटिंग, जैसा कि मैं कोई भी संगठन से मिलता हूँ तो हर किसानों का एक ही रोना होता है, या वो चीज बोलते हैं कि सर हम उगा लेते हैं लेकिन हम इसको बेच नहीं पाते हैं ठीक से। अगर हम इसको बेचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने हमारी कंपनी और एफपीसी को हम देखे, जैसे कि अभी हम 8-10 लोग जो है इसको लीड करते हैं मेरे साथ में, और लीड करते समय हमने देखा है कि जब तक ये मार्केटिंग पे हम सोल्यूशन एफपीसी में नहीं दे सकेंगे, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जब तक मार्केटिंग में नहीं खड़ा हो पाएगा तब तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 14 कंपनियां खड़ी हो गई गवर्नमेंट से, लेकिन आज सर उसमें का सब 4 सर्वाइव कर पाई है, 10 कंपनियां आगे नहीं बढ़ पाई हैं। और 4 कंपनियां क्यों चल रही है, तो प्रोग्राम जब गवर्नमेंट ने लिया तो उन्होंने सब किया, स्टार्ट संगठन जोड़ना है, सीएस के पैसे सीए के पास कैसे जाए, सीएस के पैसे जाए कैसे जाए, आपका एफपीसी कैसा खड़ा हो जाएगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, इसके ऑडिट रिपोर्ट क्या रहेंगे, कंप्लाइंस क्या रहेंगे, ये सब चीजें उन्होंने ट्रेनिंग के थ्रू दी। उन्होंने बायर सेलर्स मिड भी गवर्नमेंट ने लगा, लेकिन वो कंक्लूजन के पास पार नहीं जा पाए, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, जैसा कि हम मार्केट में जब गए तो हमारे समझ में आया कि कंपटीशन के लिए बहुत सारे ब्रांड है, बड़े बड़े कारपोरेट्स वहां पे बैठे हैं, और किसानों की दिक्कत क्या है कि किसान का रेट ज्यादा बताया जाता है, या किसानों को वो चीज में दिक्कत है कि चलो मैं कुछ बेचूंगा तो बहुत बड़े दाम पे बेचूंगा। तो ये नहीं चलता है कि जैसे कि गेहूं और आटा में हमको अगर साल भर काम करना है तो मुझको स्टोर मेरे वेयर हाउस में 1200 टन 1200 टन 2.25 करोड़ का वहां पे गेहूं रखना पड़ेगा वेयर हाउस में, एक रेट पे, एमएसपी पे रेट पे, और उसको मेरे को कंटिन्यूस रोटेशन में मेरे को जब लगता है तब मेरे को निकाल के उस पर प्रोसेस करना है पूरे साल भर। क्योंकि जब मार्केटिंग में जाते हैं तो किसानों पे विश्वास मार्केटिंग सेक्टर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके पास में कंटिन्यूएशन नहीं होता है, आप लोग सीजनल देंगे, बाद में पूरा साल करेंगे, हमारा बिजनेस खराब करेंगे। तो जब भी जाते हैं तो वो किसान संगठन को, एफपीसी को, उनको ये शाश्वत करना पड़ता है कि ये सप्लाई हम दे रहे पूरे साल दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल के होते हैं, कंपनियों के साथ में पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक रेट पे आपको माल देना पड़ता है, तो सर्टन प्राइस पे आपको उसको लेके एफपीसी को उसको वेयर हाउस में स्टोर करना है, और फिर साल भर का उसको सप्लाई देना है। तो दिक्कत क्या है कि किसानों में वो चीज की समझ नहीं थी, हमारे में भी समझ नहीं थी, लेकिन जब हमने ये जब देखा कि देखिए कि आज 10,000 एफपीसी अपने पूरे हिंदुस्तान में बन रही है, या पूरा 10,000 एफपीसी का प्रोग्राम है, और जैसे कि अपने हमारे गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्लानिंग है कि 10,000 एफपीसी खड़ा हो जाए, और इसके पीछे क्या है कि ये एक सर्टन लेवल पे किसान मार्केटिंग के लिए खड़ा हो जाएगा, किसान संगठन आगे जाएगा, खुद का मार्केटिंग करेगा, और वो जो मार्केट में से जो पैसा आने वाला है वो लास्ट फार्मर तक पहुंचेगा, और जब तक पहुंचेगा तब उसकी वो इनकम में वृद्धि हो जाएगी। आज किसान को फटाफट माल बेचना है, उसको उसके में प्रोसेस करना नहीं है, मार्केटिंग भी नहीं करना है, और उसको सोल्यूशन भी नहीं चाहिए। तो हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये पीसी खड़ी हुई है आज, और ये पीसी पे काम चल रहा है, क्योंकि सहकार और जो बाकी के कुछ संस्था है उसके में जो दिक्कत है वो एपीसी में दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हर किसान संगठन को एपीसी को आगे आना पड़ेगा, खुद का ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उसकी बिक्री व्यवस्था खड़ा करने के लिए। जब तक एपीसी खुद आके सामने ये चीज नहीं करेगा तब तक बस यही रहेगा कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। लेकिन ये सोल्यूशन हर एपीसी के पास में, खुद के पास होना चाहिए कि मैं जाके इसका मार्केट में ब्रांड करूंगा, इसको मैं रुकाऊंगा। और सर आज के तारीख में मैं आटे के बारे में आपको सबको बताता हूँ सर, कि आज मैं मेरा आटा जो चक्की आटा देता हूँ, अगर वो एक आधे कंपनी में कुछ रेट के वजह से अगर कुछ वहां पे होता है और मेरा आटा अगर बंद होता है भूसे अग्रो का, तो वहां का जो खाने वाले जो कैंटीन्स के लोग हैं वो उनको बताते हैं कि आज आपका आटा चेंज हो गया है।
तो वो आपस कंपनियों ने अप्रोच करके हमसे लिया है। तो किसान ये चीज कर सकता है क्योंकि उसके में वो समझ है क्वालिटी कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसके फॉर्मुलेशन कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो हर एफपीसी को इसके लिए आगे आना चाहिए। खुद के जो भी कम्युनिटी है, जैसा मैं गेहूं आटे के बोल रहा हूँ, अभी हम किशमिश यानी जो मनुका बेदाने के लिए जो है, अभी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हमने उनको 1500 टन का एक कोल्ड स्टोरेज मांगा है, और जो अभी नया टेक्नोलॉजी आए हैं प्रोसेसिंग लाइन उन्हें मांगी है। अभी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू स्मार्ट की एक योजना आई है, हमने उसके में उनको हमारा एप्लीकेशन भी दिया है कि इसी धरती पे जैसे कि हमने गेहूं का मार्केटिंग करने के लिए आगे आए हैं, वैसा ही अब अभी हम ये अंगूर का जो है ड्राई फ्रूट्स में जो किशमिश है, उसके लिए भी सर हम लोग आगे आके ये किशमिश को स्टोर करके बैंक से फाइनेंस लेके इसका किसानों को वक्त पे भुगतान करके और इसका छोटा पैकिंग जैसे 50 ग्राम से 15 किलो तक का पैकिंग करके आटा के साथ हम आटा के साथ में हम बेच सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे कि डीमार्ट आपने सुना होगा सर, तो अभी डीमार्ट से भी हम पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हैं। बहुत दिक्कत हो गई उस ब्रांड से जुड़ने में, लेकिन हमने उनका फॉलोअप नहीं छोड़ा और उन्होंने भी हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को डीमार्ट में एंट्री मिल चुकी है। पूना और कोल्हापुर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दो ब्रांचेस उनके जुड़े हुए हैं। उधर भी हम 25 और 50 किलो में उनको डीमार्ट को सप्लाई दे रहे हैं। और अभी उन्होंने हमारे यहाँ पे जो ज्वारी आता है, ज्वारी का भी उन्होंने हमको सैंपल्स मांगे हैं, तो भी वो भी हम सैंपल देंगे। उनके साथ भी आशा करते हैं कि एक बड़ा टर्नओवर होगा। उसी के साथ सर और एक थोड़ा सा मार्केटिंग के साथ में, और जो मेरे किसान भाई जुड़े हैं या एफपीसी वाले, मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए कि आज के तारीख में एफपीसी खड़ा करने के बाद में बहुत सारी स्कीम भी सर लॉन्च हो चुकी है, और जो हमारे एफपीसी को बहुत मददगार हो गई। कि जैसे कि एसएपीसी की स्कीम थी, हमारे सब एसएपीसी ने हमको इक्विटी ग्रांट दी। लगभग हमारे एफपीसी को 15 लाख का इक्विटी ग्रांट मिला चुका है। ये मैं क्यों संगठनों को बता रहा हूं कि आज के तारीख में मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी सारी स्कीम दी हुई है किसानों को, एफपीसी को, कि वो अगर वो सही तरीके से हर किसान संगठन उसको हैंडल कर पाता है, तो ये जो कैपिटल बिल्डिंग है किसानों के साथ में, जो पैसे खड़े करने की एफपीसी की एक दिक्कत होती है कि हमारे पास में पैसा भी नहीं है उतने, हम उतने ताकत से हम काम को नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे एससीपीसी की क्रेडिट गारंटी है, इक्विटी ग्रांट है, तो हमने हमारे कंपनी को ली है। उसके बाद में जैसे एमएससीपी के प्लांट में एमएससीपी और वर्ल्ड बैंक और कृषि विभाग से हमको क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट मिल चुका है सर। उसके बाद में अभी स्मार्ट का सर मैंने आपको बताया है, और कुछ स्टेट की स्कीम्स है। और अभी नाबार्ड ने जब हमको गेहूं के लिए, हमारे पास में कैपिटल चाहिए था प्लेज लोन के लिए और ऊपर का जो पैसा चाहिए था, हमने नाबार्ड का जो सब्सिडरी है नैप किसान, हमने उनको अप्रोच किया। विदाउट कोलेटरल हमको 30 लाख रुपए दिया गया, जिसको हमने रिपे किया। और उसके बाद में अभी इस साल अभी जो हमारा सीजन आने वाला है, हमने उनको 70 लाख रुपीस के लिए हमने डिमांड किया था, वो भी हमको उनके तरफ से विदाउट कोलेटरल हमको सैंक्शन हो चुका है, कि जो अभी गेहूं के सीजन में हमको उसकी मिलेगा। और उसका वो विदाउट कोलेटरल यानी एसएपीसी ये 2 करोड़ तक का आज किसान संगठनों के लिए क्रेडिट गारंटी देता है। तो जो किसान संगठनों का दिक्कत है, नेशनलाइज बैंक्स आगे आ रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंस जो हमको अप्रोच करते हैं, जैसे कि प्लेज लोन के लिए सर इस साल मैंने मेरे पास एक फाइनेंस कंपनी आई थी, उन्होंने हमको अप्रोच किया, तो हमने उनके साथ में बार्गेनिंग किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने बार्गेनिंग किया। हमने जो पैसा था उसके पे कितना परसेंट वो गेहूं पे पैसा देंगे उसके पे हमने उनके साथ बार्गेनिंग किया। और मुझको सर बताने में खुशी है कि अभी 25 तारीख को उसके पे हमारा मीटिंग है वो उनके साथ में, कि वो तैयार है हमको इस साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ का सैंक्शन करके प्लेज लोन देने के लिए। तो ये किसान संगठनों के पीछे आज ताकत खड़ा हुआ है। हर किसान संगठनों ने उसका फायदा लेना चाहिए, और हर गांव में, हर जिले में अपने अपने किसान संगठन मजबूत करने के लिए किसानों ने आगे आना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम हमारे किसानों को देते रहते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं, और उनको उसका लाभ देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो सर बस अभी इतना ही मैं बोलूंगा, और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ नाफेड, फीफा और पूरे जो भी कुछ आपकी टीम है, जिन्होंने 2 दिन से मेरे साथ में जो कम्युनिकेशन रखा, और जो भी ये हो गई, तो
आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारा एफपीसी भी आपका भी आपसे जुड़ने वाला है और उसके मेरे को खुशी रहेगी कि आपके साथ भी मैं भोसे एफपीसी यहाँ से आगे काम करेगा। शुक्रिया और धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुक्रिया अनवर जी। आपका प्रेजेंटेशन क्या आप दिखाना चाहेंगे या वो प्रेजेंटेशन का सारा कंटेंट आपने बोल दिया? दिया है सर, दिया है मैंने। एक्चुअली मैंने सर को भेजा है मैंने। बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी है अनवर जी आपकी। सर थैंक यू सर। सर मैं वेट ही कर रहा था कि आप कहें कि मैं प्रेजेंटेशन ऑनलाइन करूं, लेकिन आप इतना फ्लो में अच्छा बोल रहे थे कि फिर मुझे लगा कि आपको ना रोका जाए। तो काफी डिटेल में हो गया। तो विजय जी अगर जुड़ चुके होंगे, अनवर जी आप हमारे साथ बने रहिए। जो अभी जो सज्जन आ रहे हैं, विजय सरदाना जी, ये नैप किसान के बोर्ड पे भी है और फूड प्रोसेसिंग, ट्रेड, लीगल, एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, काफी विषयों के बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति है हमारे सेक्टर के अपने आप। तो विजय जी, इट विल बी नाइस टू कंटिन्यू विथ यू एंड देन अनवर जी के अगर कुछ सवाल होंगे, कुछ आपको एडवाइस चाहिए होगी अनवर जी, तो ये बड़ा एक अनोखा सेशन हो जाएगा हमारा। विजय जी प्लीज 2 minutes इनिशियल एड्रेस एंड देन वी कैन प्रोसीड विथ योर सेशन। सबसे पहले तो मैं अनवर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सुनील, अगर आप ध्यान दें पिछले 7-8 एपिसोड में yes. हम अपने किसान साथियों को यही बोल रहे थे कि आगे कैसे बढ़ना है। yes. और अनवर भाई ने वो करके दिखाया है। तो जो हम कह रहे थे किसान भाइयों को, आज अनवर भाई का मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो किया है ये किसानों को कॉन्फिडेंस देगा, एफपीओस को कॉन्फिडेंस देगा कि जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो हो सकता है। वो ही एक रास्ता है आगे बढ़ने का और उसका एक लाइव एग्जाम्पल अनवर भाई और इनकी संस्था है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा अनवर भाई, बिफोर मैं आगे जाऊं, मेरे को एक बार बताइए, जो 3 कृषि कानून आए हैं ये आपकी संस्था के फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे? सर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सर हम इसके में पहले से काम करते हैं। पिछले 5 सालों से जो भी कुछ चल रहा है, अभी हम भी जो मेरे एफपीसी में हम करते हैं, तो एक्चुअली सर 5 सालों से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं और कंपनियों के साथ में भी जुड़े हुए हैं और उनको हम सप्लाई भी देते हैं। तो इस चीज में सर थोड़ा सा मेरा हमारे एफपीसी का अनुभव यह है कि जितना भी इसके में नई तरक्की आएगी वो किसानों की फायदे की रहेगी, उसके में नुकसान नहीं होगा किसान। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 3 कानून आए हैं जिसको लेके हमारे कुछ किसान साथी दिल्ली के आसपास परेशान हैं, वो कहते हैं नहीं पुराना सिस्टम अच्छा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो जमीन चली जाएगी, बिचौलिए खा जाएंगे, दुनिया भर के कहानियां आपने सुनी होंगी। आपका क्या कहना है कि जिस तरह से एक तो आपने एफपीओ की ताकत लोगों को समझा दी कि भाई कितनी ताकतवर चीज है, अब उस नई ताकत को नए कानून के साथ अगर मैं जोड़ूं तो वो किसानों के फायदे में है या नुकसान में है, ये बता दीजिए। एक्चुअली सर देखिए कि महाराष्ट्र थोड़ा सा पहले से ही हर चीज में एडवांस रहा है। जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग के लाइसेंस जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट मंडी एक्चुअली पहले ही खुल चुकी है। ये जो अभी जो मंडी या कुछ है एमएसपी रहेगा या मंडी, तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में पहले ही अभी जैसे कि डायरेक्ट डीएमएल लाइसेंस में हमारे कंपनी को भी मिल चुका है। जितने भी यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उनको डायरेक्ट मार्केटिंग लिंकेज लाइसेंस पहले ही मिल चुके हैं और हम उसके पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोल के अगर मैं कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट को जाता हूँ तो पहली वो चीज पूछी जाती है कि डीएमएल लाइसेंस आपके पास में है या नहीं है। प्राइवेट मंडी भी हमारे पास आजू बाजू में खुली है और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा शेतकरी संगठनों का भी प्रेशर इतना रहता है कि जब तक एमएसपी डिक्लेयर नहीं होती तो हमारे यहाँ पे शुगर फैक्ट्री नहीं खुलती है। तो उसके वजह से थोड़ा सा महाराष्ट्र में उसकी वजह से आपको दिखता होगा, इसका असर दिखता नहीं होगा आपको कि महाराष्ट्र में किसान एक्चुअली वो सिस्टम से गुजर रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पे दूर रहे हैं वो चीजों से लोग। तो कुल मिला के जो नए कानून है उससे आपको फायदा होगा?
हाँ, एक्चुअली हम उसमें काम कर रहे हैं नए कानून में पिछले 2 साल से। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए आपका एक अनुभव है, आपने जो बहुत अच्छी बात एक कही जो मेरे को सबसे अच्छी लगी कि हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि अब तुरंत पैसा मिल जाए और बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, वो बाजार को नहीं समझते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मैंने गेहूं पैदा कर दी तो आज 100 रुपए किलो मेरा गेहूं बिक जाए, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बाजार को और बाजार की हकीकत को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जो आप लोगों ने गलतियां करके सीखा। आपने भी शुरू में वही गलतियां की होंगी, लेकिन अब आपने सीखा, अब आप आगे निकल गए और अब आप इतने आगे निकल गए कि अब आप बैंक से नेगोशिएट कर रहे हो। यस। तो ये आपकी ताकत है, क्योंकि नेगोशिएट तो वही आदमी कर सकता है ना जिसकी ताकत होती है। जिसके पास ताकत नहीं है वो क्या नेगोशिएट करेगा, वो तो हाथ जोड़ के ही खड़ा रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो सबसे अच्छी बात मुझे आपके इसमें लगी कि हमने गलतियां करी, हम आगे बढ़े, हमने बाजार को समझा। लोगों ने कहा कि साहब हम आप पे भरोसा क्यों करें, आप तो माल बेच के गायब हो जाओगे, हमको तो साल भर माल चाहिए, हम आपसे डील नहीं कर सकते। फिर आपने कहा कि हमने 1200 टन माल रखा क्योंकि हमें 12 महीने देना है, हर महीने अगर हम 100 टन बेचेंगे तो 1200 टन तो माल चाहिए। 100 टन बेचना है और अगर रोज बेचना है तो रोज का कम से कम 3-4 टन माल बेचना है। तो ये एक जो समझ है व्यापार की, कैश फ्लो की, ये समझ बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही सफल प्रयास किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अमूल भी आपकी तरह ही छोटी संस्था शुरू हुई थी। अगले 5-10 साल में मैं चाहूंगा कि आपकी संस्था अपने क्षेत्र में एक रोल मॉडल बने, जैसे हम डेयरी में अमूल की बात करते हैं। और बाकी जो आपका एग्रीकल्चर सिस्टम है, तो मेरा निवेदन तो यही रहेगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि बहुत जल्दी ही, बस एक बात का मेरे को आप भरोसा दिला दीजिए आज पब्लिकली कि किसी भी हालत में क्वालिटी चाहे कुछ भी हो जाए आप मिलावट नहीं करेंगे। नहीं सर, वो तो कैसा है, देखिए क्वालिटी 2-3 क्वालिटी बनानी पड़ती है रेट के पर्पज से, लेकिन जो चक्की आटे में हम देते हैं या जो भी कुछ बाकी के है, थोड़ा सा किसान वो चीज से दूरी रहता है मिलावट से। तो हम कभी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अनवर भाई क्या होता है, अनवर भाई जिंदगी में एक बात ध्यान रखिए, ब्रांड आपने बनाया, बहुत मेहनत करी, कभी कभार क्या होता है कि आपने 1200 टन माल लिया, जो दिक्कत कहां आएगी आपको बिजनेस में जब आप बढ़ेंगे आगे। आज आपने 1200 टन गेहूं रखा, पता लगा कि बारिश हो गई, कुछ हो गया और उसमें से करीब 20 टन 50 टन गेहूं खराब हो गया, किसी भी कारण से कीड़ा लग गया, नमी ज्यादा आ गई, कुछ और बीमारी हो गई, कहीं कुछ भी गड़बड़ हो गई। अब ये हिम्मत नहीं होती कि यार ये 30 टन माल फेंक दे या उसका कुछ और उपयोग कर लें। तब जो आदमी का जो जिसे कहते हैं ना कि दिमागी कीड़ा जिसको हम बोलते हैं, जो गलत चलता है, वो ये चलता है यार किसको पता लगेगा, सड़ गया तो कोई बात नहीं, मिलाओ निकालो। ये जिस दिन सोच शुरू हो जाएगी उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा, ये मेरे साहब लिखवा ली। फिर आप मत बोलिएगा बाजार खराब है और कस्टमर खराब है और कंपटीशन खराब है और बड़ी कंपनियां खा गई और छोटी ने तंग कर दिया। इस बात को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, चीजें खराब होंगी, लेकिन हमारी क्वालिटी में हम सामने सप्लायर को ये बोल देंगे, बायर को, कि भाई साहब मेरे पास इस बार 100 टन में नहीं दे पाऊंगा, मैं 80 टन दे पाऊंगा क्योंकि 20 टन मेरा माल खराब हो गया है और वो मैं खराब माल आपको नहीं दूंगा, तो 20 टन का आप कहीं और से इंतजाम कर लीजिए, 80 में दे रहा हूं और अगले महीने से वापस मैं 100 आपको दे दूंगा। जिस दिन आप ये ईमानदारी से बाजार को कहने लग जाएंगे, लोगों का भरोसा आप पे कई गुना बढ़ जाए। श्योर सर। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे आपने कहा कि आटे की माल में गड़बड़ होती है तो वहां का स्टाफ बता देता है कि सर आज आटे में टेस्ट ठीक नहीं था या सब्जी में टेस्ट ठीक नहीं था। अभी आपने खुद बताया कैंटीन में जो लोग खाना खाते हैं वही बता देते हैं कि साहब आज मामला ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर को समझ में आता है कि चीज कौन सी सही है और कौन सी खराब है। अब उस भरोसे को जिंदा रखना ये आपकी ईमानदारी पे निर्भर करता है। भरोसा डायरेक्ट लिंक होता है मालिक और उसके मैनेजमेंट की ईमानदारी से। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे, कस्टमर का भरोसा बना रहेगा। आप गड़बड़ करें और कस्टमर आपको छोड़ के चला जाए
तो आपको बाजार को दोष देने का कोई हक नहीं है। बस ये बात आप अपने एफपीओस में ईमानदारी से सारे साथियों को समझाइए कि चाहे हम 4 पैसे कम उठाएं, चाहे 1 महीना हमें नुकसान हो जाए, लेकिन हम अपने उसूलों को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जो हमारा इमेज है, चाहे कुछ हो जाए, हम 2 नंबर का काम नहीं करेंगे। बस श्योर सर। आप बस इसका कमिटमेंट समाज को देते रहिए, समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। इसमें विजय जी मैं वादा करते हो? एक एक इंटरवेंशन। मिनट सुनील जी, मैं उनसे एक मिनट, एक लास्ट लाइन मेरे को उनसे प्रॉमिस लेना है कि वो मुझे बताएं कि समाज के साथ ये गड़बड़ नहीं हो। नहीं श्योर सर। हम अभी देखिए, हम पहले ही उसी चीज पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं अनवर भाई, वो आप करिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस ले रहा हूँ, एक शपथ ले रहा हूँ। श्योर सर, आप शपथ लेते हैं कि कभी भी उसके में कोई भी 19-20 भी कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद। सुनील जी आपकी तरफ। वेरी गुड। आपने अनवर जी को इस सेशन पे आके एक शपथ दिला दी अभी क्वालिटी के प्रति और कस्टमर के प्रति। क्योंकि सुनील देखो, मैं क्यों कह रहा हूं ये, अनवर जी की सक्सेस, देखिए बाजार में उतार चढ़ाव आता है, जिस दिन दिक्कतें आएंगी, सामान खराब हो गया, कुछ हो गया, उस दिन अगर गड़बड़ करी ना तो पूरी जो मेहनत करी है 10 साल वो बर्बाद हो जाएगी। यह शपथ इसलिए जरूरी है कि मैं नहीं चाहता किसी भी हालत में अनवर जी की संस्था को लोग ये कहे कि यार ये माल ठीक नहीं दे। चाहे 2 पैसे कम कमाओ, लेकिन ईमानदारी मत। सर शुक्रिया। अभी ये चीज हम बांध कर रखेंगे, ये चीज को हमेशा लाइफ टाइम। आपका अच्छा सुझाव है, हम भी इस पे अमल करेंगे हमेशा कि ये चीज में हमको रुकना है, तो आपका सजेशन हम हमारे सराखों पे रहेगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको और मेरी तरफ से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपका माल दिल्ली में मेरे मोहल्ले में बिकेगा तो मैं आप ही का माल खरीद, एक कस्टमर दिल्ली में मैं आपको दे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अनवर जी, अगर आपके कोई टेक्निकल सवाल हैं फूड प्रोसेसिंग को लेके, क्योंकि आप उस फील्ड में डेयरी को लेके या इवन मार्केटिंग को लेके, तो आप पूछ सकते हैं विजय जी से, वो बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं इन सब एरियाज में। अगर आपके मन में कोई समस्या या इस तरह का प्रॉब्लम है कि जहां आपको गाइडेंस की जरूरत है। एक्चुअली सर देखिए कि अभी जो हम फ्यूचर में जो मनु के अंगूर के लिए जो मार्केटिंग के सोच रहे हैं, उसके लिए आपका मैं आपसे सतत कांटेक्ट में रहूंगा, क्योंकि अलग अलग कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उसके में भी कुछ मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। जैसा कि थोड़ा सा स्टार्ट में हमने 2013 में कुछ मशीन्स लगवाई तो दिक्कत आ गई उसके में, तो हम आपसे जरूर, मैं आपके संपर्क में रहूंगा, क्योंकि कुछ दिक्कत है। अभी खुशी भी सर ने बताया, नैप किसान नाबार्ड से भी जुड़े हुए हैं। अगर कुछ एपीसीज को कुछ दिक्कत है तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ चीजों को, या कुछ मेरे अभी जो आगे अंगूर के लिए हम करने वाले हैं, तो सर हम आपके साथ में जरूर संपर्क में रहेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, या कुछ अगर और कुछ गवर्नमेंट्स के कुछ उसमें हमको मदद होती है तो उसके लिए सर। विजय जी, ये सॉरी हाँ बोलो। मनु के को लेके टेक्नोलॉजीज का अगर कोई गाइडेंस दे सकते हैं तो आप दे देंगे। और बिल्कुल, मैं इसमें वही कहने वाला था सुनील कि देखिए, जो किशमिश है ना, उसमें कलर का बहुत बड़ा फैक्टर आता है। आपने देखा होगा बाजार में कई बार बहुत डार्क तरह की किशमिश आती है, कहीं पे एकदम येलोइश, बिल्कुल व्हाइटिश किशमिश भी बाजार में मिलती है। अब ये ब्लीचिंग इफेक्ट भी आता है, सल्फर कंटेंट का भी एक इश्यू हो जाता है, लोग कई तरह से इसको काम करते हैं। मेरा निवेदन ये है अनवर भाई, आप एक काम करिए कि एक बार आप एनआरसी ग्रेप चले जाइए, पूना के पास जो अपना मंचर में है, शायद पूना के रास्ते में नहीं, पूना के वहां नाम है जो मंचर है या कुछ है और नाम है, वहां से 12 किलोमीटर है पूना से, जो भी है, वहां पे आप जाइए। उन्होंने कई सारे जो अलग अलग ढंग से अपना बनता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस है और उससे जो क्वालिटी है वो एक बार आप समझ लीजिए वैज्ञानिक दृष्टि से। उसके बाद एक बार जब उस आप प्रोसेस को समझ जाएंगे, फिर आपको कौन सी मशीन सूटेबल होगी, कैसे हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, कौन सी मशीन की इस्तेमाल किस कैपेसिटी का होगा, वो फिर हम आपको गाइड करते हैं।
तो आपके सामने सैंपल भी होगा, और अपने जो वैरायटी है आपकी ग्रेप्स की, ये जरूर समझ लीजिएगा कि कौन सी ग्रेप वैरायटी से अच्छा आपका ड्राइड ग्रेप और डिहाइड्रेटेड ग्रेप बनता है। और इसमें दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल ड्राइंग होता है और एक सन ड्राइंग भी होता है। और सन ड्राइंग में अगर आप करते हैं तो उसके थोड़ा सा एक अलग प्रीमियम आता है, एज ए स्नैक लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और बाकी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो काम होता है वो भी होता है। तो एक बार आप समझ लीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है, और वहां आपको लाइव सैंपल मिल जाएंगे। एक बार आप ये तय कर लें और फिर आगे जो जरूरत होगी वो देखिएगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि जो आपका ड्राइड ग्रेप्स है उसके मार्केट अलग अलग है। एक तो एज ए ड्राई फ्रूट जो हम डायरेक्ट स्नैक के रूप में खा सकते हैं, दूसरा बेकरी इंडस्ट्री में बहुत जाता है। बेकरी इंडस्ट्री में उसका क्या यूज है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में जाता है, उनको उतना बड़ा शायद साइज नहीं चाहिए जो हमें ड्राई फ्रूट्स में चाहिए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन से साइज की रिक्वायरमेंट कहां है। तो जब आप ग्रेडिंग करेंगे तो उसी लॉट में जो आपको छोटा साइज मिलेगा वो आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में चला जाएगा, और उसमें जो बड़ा साइज है वो आपका ड्राई फ्रूट के रूप में आ जाएगा, तो उसमें आपको प्रीमियम मिल जाएगा। तो एफएक्यू क्वालिटी पे मत जाइएगा, आप ग्रेडेड जाइएगा, उसमें आपको जो प्रीमियम है ब्रांडिंग में आपको हेल्प मिलेगी। ओके अनवर जी, कोई और सवाल है आपका या? नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ब्रिलियंट था। आप काफी ओरेटरी में महारत है आपको, तो बहुत बहुत बधाई आगे के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।